और अब गूंज की शुरुआत करनी है। बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आई और खबर यह आई कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा देश भर में। भारत के राजपत्र में आज इसी सूचना को प्रकाशित भी कर दिया गया है। इस जानकारी को ट्वीट करते हुए अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को जाहिर किया और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर कोट ट्वीट आया। यानी अमित शाह ने ट्वीट किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस उस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ये लिखा है कि ये हमें याद दिलाएगा कि कैसे हिंदुस्तान के संविधान के साथ, भारत के संविधान के साथ गड़बड़ियां की गई थी। और ये वो दिन भी है जब हम उन तमाम लोगों को याद करेंगे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जो पतन करने की कोशिश की थी संविधान की और लोकतंत्र की, उन्हें याद दिलाया जाएगा, उस दिन को याद दिलाया जाएगा कि कांग्रेस ने कैसे संविधान की हत्या करने की कोशिश की, कांग्रेस ने कैसे उस काले अध्याय को भारत के इतिहास में जाहिर किया है। लोग याद करेंगे और उस याद को हमें ताजा रखना होगा। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर है। संविधान हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया। लोग याद रखें कि संविधान को कैसे कुचला गया था। और ये वो दिन भी है जब उन तमाम लोगों को याद किया जाएगा, इनफैक्ट उनके प्रति हमारा सम्मान जिन्होंने यातनाएं और प्रताड़नाएं इस दौरान झेली है। इससे कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया। लाखों लोगों को कारण जेल में डाल दिया गया, मीडिया की आवाज को दबाया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और जो वो द गैजेट ऑफ इंडिया, ये जो आपको इस वक्त भारत का राजपत्र नजर आ रहा है, इसमें इसकी पूर्ण सूचना दी गई है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला है। आपातकाल के पीछे की वजहों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाना बनाती रही है। आप जानते हैं 1971 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण को इंदिरा गांधी ने रायबरेली से हटा दिया था। राजनारायण ने अपने हरा दिया था, माफ कीजिएगा, और फिर अपने हार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कोर्ट में उपस्थित होने का पहला मामला था। फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 24 जून 1975 को बिल्कुल हूबहू बरकरार रखा। इसके बाद 25 जून 1975 आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो गए। जेपी, वाजपेयी, आडवाणी, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सरकार ने उसी दिन की याद में ये दिन संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी है। मोदी लगातार इस मामले पर तत्कालीन सरकार को घेरते रहे हैं। और कैसे, मैं आपको एक बयान के जरिए बताना चाहता हूं। आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था,
अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। ये हाल उन्होंने कर दिया था। और प्रताड़ना सिर्फ राजनेताओं की नहीं, आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया, सामान्य आदमी को भी नहीं। और इनका इतने सारे जुल्म, उसमें इनके लोग भी थे अंदर, उनके साथ भी ये जुल्म हुआ। ये शर्मनाक है कि ऐसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रत लेकर के अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा बयान है, राज्यसभा में अभी दिया था, याद कीजिए। 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप किसने लगाया? विपक्ष ने खूब लगाया। सरकार का यह फैसला उन आरोपों के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आज इस पर चर्चा हो जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक आपको दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं और ईश्वरन भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये पांचों मेहमान जानते हैं कि आज जब डिबेट का टॉपिक इनसे साझा किया गया था तो मसला केजरीवाल का था, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आ गई है और इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। और इसीलिए मैं पहला रिमार्क तहसीन पूनावाला आपसे चाहती हूँ। वो जो बार बार एक झूठ फैलाने की कोशिश हो रही थी कि संविधान को ये लोग नेस्तनाबूद कर देंगे अगर सत्ता में आए हैं, ये उसका जवाब दिख रहा है। तमाम लोग जो राजनीति के जानकार हैं वो इसे ऐसे मान रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। आदाब रूबिका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब क्या कहे, प्रधानमंत्री जी की हर बात को लोग मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य नीति कहते। 8 नवंबर को जब नोटबंदी किया तब उसको भी मास्टर स्ट्रोक किया। उसका तो हमने नतीजा देखा, जब 4 घंटे में लॉकडाउन किया उसको भी मास्टर स्ट्रोक देखा, कितने गरीब लोग वहां पर गुजर गए, हमने ये सब देखा है। तो मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य नीति को हम बाहर ही रखकर बात करें। इमरजेंसी लगाना मास्टर स्ट्रोक था या इमरजेंसी लगाने का विरोध करना और उस दिन को याद करके इस बात का एहसास करना कि संविधान को नेस्तनाबूद करने की असल कोशिश किसने की थी, ये मास्टर स्ट्रोक है कि वो मास्टर स्ट्रोक है जो इंदिरा गांधी ने लगाया था? आप दोनों भी मास्टर स्ट्रोक, दोनों भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये ब्लैक और व्हाइट का सवाल नहीं है, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे है रूबिका जी। और इस ग्रे हमेशा होता है जी रूबिका जी, ग्रे हमेशा होता है। हम पॉलिटिक्स ग्रे होता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र ग्रे होता है। क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ गलत काम किया, इसके लिए मोदी जी मास्टर स्ट्रोक करे, मोदी जी के गलत कामों को मास्टर स्ट्रोक माने, ऐसा नहीं होता। मैं टॉपिक पर आता हूँ। मेरे में ये हिम्मत है और आपने हमेशा मुझे मौका दिया आपके शो पर कहने को कि जो कांग्रेस ने गलत किया वो गलत किया। मेरे में हिम्मत है ये कहने में, ये गलत था इमरजेंसी लाना। हालांकि इमरजेंसी संवैधानिक था लेकिन गलत था। संविधान के अंदर वो प्रावधान था लेकिन गलत था, उसको लेटर ऑन स्ट्राइक डाउन किया गया, लेकिन वो गलत था। आज के शो में हम सिद्ध करेंगे कैसे जो आज हो रहा है वो गैर संवैधानिक है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कहने को कि वो असंवैधानिक है, वो गलत है। आपने कहा, मोदी जी का आपने जो स्पीच दिखा उसमें मोदी जी ने कहा कि किस तरह से पॉलिटिशियंस को जेल में डाला गया। और इमरजेंसी में बेसिस क्या था कि आप गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते। वर्तमान में जो आपका टॉपिक था, केजरीवाल जी जेल में, और वे तब तक गुनहगार है जब तक वे खुद को बेगुनाह साबित नहीं करेंगे। इसको, इस संविधान के प्रावधान को किसने चेंज किया? वर्तमान सरकार ने चेंज किया, अमित शाह जी ने चेंज किया, लोकसभा में चेंज किया, फाइनेंस बिल के तहत चेंज किया, राज्यसभा में इसे ले नहीं गए। ये इमरजेंसी आज चल रहा है। मुझे डिबेट पे आने का बहुत मौका मिलता है, आप जैसे अच्छे पत्रकार मुझे बुलाते हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है 99% डिबेट्स, 99, आपको मैं नहीं कह रहा हूं, आप तो प्रधानमंत्री से टफ सवाल पूछे, प्रधानमंत्री जी ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया। 99% डिबेट में विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री की हर बात को मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य नीति कहा जाता है। इससे है जहां जिस तरह से मीडिया को वहां पर दबाया गया, आज मीडिया को कोई नहीं दबा रहा है। आज किसी की हिम्मत नहीं मीडिया को दबाने की, लेकिन मीडिया प्रधानमंत्री जी की तारीफ करे। क्यों ये आज किया गया, मैं उसकी बात करते अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी रशिया से आए, ये सवाल प्रधानमंत्री जी से उठना चाहिए कि रशिया में क्या सक्सेस मिला। रशिया में सबसे बड़ी गलती जो भारत कर रही है, जो भारत को नुकसान हो रहा है, रूबिका जी रोकना मत मुझे, भारत रशियन तेल की कीमत
चाइनीज करेंसी में भर रहा है इस वक्त, चाइनीज करेंसी में, एक दुश्मन देश की करेंसी में हम उसके पैसे भर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा था पुतिन जी के साथ 8 मीटिंग के कि हम डॉलर्स में उसका भुगतान किया, इंडियन रुपी रुबेल में, वो हुआ नहीं। जो ईरान में एक्सेप्शन मनमोहन सिंह जी ने लाया वो हमें मिला नहीं, उस पर डिबेट नहीं होना चाहते, वो चाहते थे, वो जानते हैं कि रूबिका जी उस पर डिबेट करती। नीट में क्या हुआ, 24 लाख बच्चे, करीबन 1 करोड़ लोग उससे अफेक्टेड है, 25 लाख परिवार अफेक्टेड है, उस पर डिबेट नहीं करना चाहते। क्या हुआ नीट के अंदर? इसलिए ये सारी चीजें सिर्फ डाइवर्ट करने को, मैं ये दोबारा से कह रहा हूँ, इमरजेंसी मैंने आपको पूरा मौका दिया और इसलिए मौका दे रही हूँ ताकि आप ये जो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अभी अघोषित इमरजेंसी है, तो आप एक्सपोज हो जाए कि कोई अघोषित इमरजेंसी नहीं है। यहाँ पर प्रेम शुक्ला बैठे हैं, वो कोई अपनी कुर्सी से उठ खड़े नहीं हुए हैं और आपको जेल में बंद करने की कवायद कर दी। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, इस चैनल के एंकर के तौर पर। मैंने आपके मुंह पर कोई पट्टी नहीं लगाई, आपकी आवाज़ म्यूट नहीं की। असल में जो काम हुआ था 1975 में, उसी की याद में आज ये सरकार का ऐलान है। आप रशिया भी ले गए, चाइना की करेंसी भी याद दिलाई, आपने नीट का पेपर लीक मामला भी दिलाया याद। न्यूज़ 18 इंडिया पर हर ये टॉपिक सर डिस्कस हुआ है। एक 5 बजे का ही डिबेट नहीं है जिसमें सब के सब भर देंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं रूबिका जी ये थाली आप कर देती हैं, हमें तो भाई एक विशेष डिश की बात करनी है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। अब प्रेम शुक्ला जी, आपने तहसीन पूनावाला की सारी बातें सुनी और बड़े इत्मीनान से हमने ये बात सुनी है। पिछला भुला देना चाहिए, हमें तो आज की बात करनी चाहिए। नहीं, इसलिए कि हमारा आज जो है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और विकास वाला हो। इसके लिए संविधान के का जो है संवैधानिक लोकतंत्र के उस काले अध्याय को बारंबार स्मरण करना चाहिए कि वंशवाद का वो वंशतंत्र कौन सा था जिसने संविधान को कुचल करके सिर्फ इसलिए कि उसके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने रद्द कर दिया। इसलिए आप पूरे देश पर जो है आपातकाल लाद दें, लाखों लोगों को जेल में ठूंस दें, सारे विरोधी दलों को जेलों में ठूंस दें, सारे जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दें और उनको किसी प्रकार की सुविधा ना दें, आप मीडिया पर जो है ताला लगा दें और हर तरह से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करें। संविधान में भी आप असंवैधानिक ढंग से जो है संशोधन कर दें, इसके बाद आपके उस कुकृत्य को कोई याद भी ना करे, तो ये तो आपातकाल का जिन पर अनुवांशिक विस्तार है जिनके मानस पर, वही ये विचार कर सकता है। जो चाहता ही नहीं, भाई आप स्वतंत्रता संग्राम क्यों याद करते हैं? आप जलियांवाला बाग क्यों याद करते हैं? कि 10 साल बीत जाने के बाद अब ये दिन क्यों, क्या वजह थी, इसके पीछे का कारण क्या है? तीसरे टर्म में आपको ये 1975 को काला दिवस घोषित करना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि 25 जून 1975 को आपातकाल लादा गया और 25 जून 2024 को हम आपातकाल के लादने के कुकृत्य के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमने जो आपातकाल के विरुद्ध जो इस देश की जनता ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित रखने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, जेल में गए, उनके परिजनों ने उसका भुगतान किया, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, बहुत सारे परिवार फिर बस नहीं पाए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो आज इस देश के रक्षा मंत्री हैं, वो अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। और जिसको ये कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है, उसमें जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने का भी जो है अधिकार मिलता है। ये अघोषित आपातकाल है कि एक भ्रष्टाचार के अभियुक्त को उसके विरुद्ध जब स्पेशल पीएमएलए कोर्ट कह रहा है कि तमाम सबूत हैं, ये मेरा कहना नहीं है, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि उसका मनी ट्रेल है, मेरा कहना नहीं है। उसको जो चुनाव प्रचार करने का भी मिलता है। रवि जी कैसे चलेगा भाई? ये तो साफ दिखाई दे रहा है रूबिका जी, गंभीर आरोप है। दिखाई दे रहा है। पहली बार इतिहास में रवि जी ऐसा हुआ है कि एक पार्टी को पार्टी बना दिया गया है कोर्ट में।
आरोपी। देखिए, जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये अघोषित आपातकाल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी अभियुक्त को, तथाकथित अभियुक्त को इंटरिम बेल मिल गई है, तो इसलिए यह अघोषित आपातकाल नहीं है। मान्यवर पहले बता दूं आपको कि वो बेल किसी मोदी जी ने, ये तथाकथित वो अभियुक्त ही नहीं है। अब ये पता चल जाएगा अभियुक्त है, तथाकथित नहीं है। आपको या तो हिंदी का ज्ञान नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। कि वो या तो बेल आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, या तो आप झूठ बोलने पर आमादा है। अरे आप शांति रखिए, आपका समय समाप्त हो गया भाई। अभियुक्त है भाई, अभियुक्त का मतलब समझते हैं? ओके प्रेम शुक्ला ये झूठ बोल रहे हैं भैया। प्रेम शुक्ला जी तथाकथित आरोप है, प्रेम शुक्ला जी उनको अपनी बात तथाकथित अभियुक्त है। ठीक नहीं ना मित्र। अरे नहीं सुनिए, ये बेल किसी अमित शाह, ये बेल किसी अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी है। ये बेल इस देश के उच्चतम न्यायालय ने दी है, और एक बार नहीं दी है, 2 बार दी है। एक बार पीएमएलए कोर्ट से दी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट से दी है। अघोषित आपातकाल इसलिए कहते हैं, यहाँ संविधान की हत्या रोज हो रही है। यहाँ पर एक अनिल मसीह एक छोटे से इलेक्शन में 2 झूठ हो गए पेपर अभी 8 वोट इनवैलिड कर देता है और एक उम्मीदवार को हरा देता है। यहाँ अघोषित आपातकाल इसलिए है कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्री 3 महीने 4 महीने बेबुनियाद सबूतों पर जेल काट रहे हैं, इसलिए अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल इसलिए है कि 150 एमपी रवि जी मेरी बात सुनिए। बाहर निकाल रवि जी के प्लीज कानून आप पास किए जाते हैं। मुझे एक बात पर कन्विंस, रवि जी एक बात पर कन्विंस कर लीजिए। आप अघोषित आपातकाल इसे कैसे कह सकते हैं जब ये मामला कोई और नहीं कोर्ट डील कर रही है, सीबीआई और ईडी इसे डील कर रही है। प्रेम शुक्ला की पार्टी या देश के प्रधानमंत्री इसे डील नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, यही हो रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ये पूरा का पूरा केस चल रहा है। ये संस्थाएं सरकार की पिट्ठू बन गई हैं, ये संस्थाएं कमजोर कर दी गई हैं, ये संस्थाएं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी थी उसका सम्मान नहीं कर रही हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय झा, तमाम जो बड़े आपके लीडर्स हैं वो सबके सब सलाखों के पीछे चले गए, इसीलिए पिट्ठू बन गई। देखिए एक दिन आप क्यों नहीं है जेल में? भाई आप भी तो नापसंद होंगे ना पार्टी को, आप भी नापसंद होंगे ना। बाकी तमाम नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में क्यों नहीं है? वो भी तो नापसंद, जो नापसंद है वो सबके सब जेल में होने चाहिए ना, जैसे 1975 में थे। बिल्कुल, आज तो पूरा विपक्षी जेल में जाने को बैठा हुआ है। कहाँ? आपने भेज ही दिया करीब कहाँ? 2 मुख्यमंत्री चले गए। इश्करण भंडारी अब इसका जवाब मैं चाहती हूँ। जेल चली गई। अरे कौन चला नहीं गया? भावुक होकर आप बीआरएस सारी की बातें नेता बोल सकते हैं। कविता जेल चली गई। पूरे विपक्ष के ऊपर रेड की जा रही है, पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है। भंडारी, अघोषित आपातकाल है, सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया जा रहा है। आप सुन रहे, रवि जी को भी सुन लिया आपने और तहसीन पूनावाला को भी। रुबिका जी, मैं सीधा और डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो कोई इंटरप्ट ना करे। हमें रशिया, चाइना, इटली की बात नहीं करनी, भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। ये दिवस तो हमें जब इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके साल 1 में मनाना चाहिए था, साल 50 में नहीं मनाना चाहिए था। क्योंकि हम 14-15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हम 26 जनवरी क्यों मंगाते हैं? क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। जब 26 जनवरी को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बने और इमरजेंसी में 25 जून को वो संविधान को ख़त्म कर दिया गया, तो उस दिवस को क्यों याद ना किया जाए? आप जेल जाने की बात करते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आपको एक केस का बता देता हूं, हिबस कॉर्पस। उसमें जब सबको जेल डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने यह बहस की कि भैया कोर्ट किसी को भी जेल से छोड़ नहीं सकता। यहां तक तो बात रुक जाएगी, सारे दर्शकों को पता होगी। मैं इससे आगे एक बात बताता हूं आपको। आर्टिकल 21 में 2 चीजें आती हैं, लिबर्टी के कोई जेल में ना हो और लाइफ। तो जस्टिस खन्ना, द ब्रेव जज, जिन्होंने ये जजमेंट एक डिसेंट दिया था, उन्होंने ये सवाल पूछा देश के अटॉर्नी जनरल से, और अटॉर्नी जनरल सरकार के बिहाफ पे ब्रीफिंग से सरकार का पक्ष रखते हैं। उन्होंने ये पूछा कि लाइफ भी तो है 21 के अंदर, अगर किसी की लाइफ ले ली जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर किसी की लाइफ भी इलीगली ले ली जाए तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा अगर कोई पुलिस वाला पर्सनल खुंदक में
गोली मार दे, उन्होंने अंग्रेजी में किया, मैं कर रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, कोई पुलिस वाला गोली मार दे तब क्या होगा? अभी जवाब दिया कि मेरी पोजीशन ये है, आप शॉक्ड हो जाएं, मैं शॉक्ड हो जाऊं, पर अगर पुलिस वाला इलीगल गोली मार देगा तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आप संविधान मारने की बात कर रहे हैं, वहां पे भारत सरकार ये आर्ग्यू कर रही थी कि किसी को गोली मार दी जाएगी तब भी कोर्ट में रिलीफ नहीं मिल सकता, अगर पुलिस वाला मारेगा मर्डर केस नहीं होगा। ये रियलिटी है। क्या आज की जनता को ये रियलिटी पता है कि सिर्फ लिबर्टी में जो नेता जेल गए थे वो नहीं, आम आदमी की जान जाती तब भी नहीं बच सकता था, ये कोर्ट का आर्गुमेंट था। और आज की बात कर लेते हैं। क्यों हम आज की बात कर रहे हैं? इस चुनाव से पहले भी कितने लोगों की बेल हुई है? संजय सिंह एक नेता थे, कोर्ट को लगा केस नहीं है, बेल हो गई। आज अरविंद केजरीवाल की हुई है, हेमंत सोरेन की हुई है, कुछ लोग इंटरिम बेल पे हैं, नवाब मलिक हैं, अनिल देशमुख हैं, कितने लोगों की बेल हुई है? क्योंकि इमरजेंसी नहीं है, कोर्ट के पास पावर है उचित केस में बेल देने की। हाँ, बेल नहीं बनती थी, आज जेल में है, तो क्या होता है संविधान के कोर्ट के पास पावर। मीडिया की बात करें रुबिका जी, आपने इतनी डिबेट्स की हैं नीट पे, इस इशू पे, उस इशू पे, सोशल मीडिया पे तो रोज शाम को भारत सरकार, बीजेपी की सरकार गिर जाती है, रोज होती है कि इसकी इस नेता की लड़ाई उस नेता से होगी, किसने किसको रोक दिया है? इतना डायनामिक हमारे देश में सोशल मीडिया है, इतना डायनामिक नेशनल मीडिया है, तो ना प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन है, ना कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है। और अंतिम लास्ट बात, मैं एक बात बोल दूं, खत्म करना चाहता हूं। ओके मैं लास्ट बात बोल रहा हूं। किसी भी संविधान का टेस्ट ये है कि क्या हम यहाँ पे बैठ के, इस पैनल पे 3-4 लोग बैठ के सरकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं और कोई जेल नहीं जाता। इमरजेंसी के दिनों में किसी से पूछ लिए, एक शब्द लिखने पे आप जेल जाते थे। लेकिन ये याददाश्त आप कुरेद कर भी लाने की कोशिश करेंगे तो तहसीन पूनावाला हाँ नहीं करने वाले हैं, रवि श्रीवास्तव हाँ नहीं करने वाले हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ये मामला घोषित वर्सेस अघोषित इमरजेंसी पर आ जाता है। जैसे ही आप 1975 25 जून की बात करते हैं हर्षवर्धन जी, आज भी यही हो रहा है। रवि जी भी उसी अघोषित इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और तहसीन पूनावाला भी, पूरा विपक्ष भी इसी बात की बात करता है। मीडिया खरीद लिया गया है, फला को खरीद लिया है, फला बिजनेस वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इस बार पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है। ये गजब की अघोषित इमरजेंसी है। रुबिका जी, अघोषित इमरजेंसी है और भारत में लगातार चुनाव हो रहे हैं। अघोषित इमरजेंसी में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है। अघोषित इमरजेंसी में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं और सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वो आतंकवादी ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादी को देखा, एक दूसरे को देखे, इस तरह की बात कर ले जाते हैं। वो बताते हैं कि महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, दिल्ली पुलिस पूछती है कौन सी महिलाएं, वो बता नहीं पाते हैं। और एक दर्शकों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, बार बार कहा जाता है कि मीडिया। चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, बस एक सेकंड आपकी इजाजत से। मनोज तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज जी, आज एक बड़ी खबर आई और खबर ये बताती है कि आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है कि संविधान की तो अघोषित हत्या अभी भी हो रही है। रुबिका जी, आज जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय का इंतजार ये देश के लोग 1977 से ही कर रहे थे और उसी समय भी लोगों ने, आपको याद होगा, जिस प्रकार से इस निर्णय का विरोध हुआ और देश ने इसके खिलाफ अपना मैंडेट भी दिया इस आपातकाल के। आज के इस निर्णय को अमित शाह जी के द्वारा जो बताया भी गया है और ये गजट में लाया गया, मैं समझता हूं अब कोई भी संविधान की हत्या करने से पहले 100 बार सोचेगा और मुझे लगता है किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसी में संविधान की रक्षा होगी और इसी में आने। मनोज जी, क्या ये इसलिए आप लोगों ने फैसला लिया है क्योंकि चुनाव से पहले आप पर जो आरोप लगाए जा रहे थे ये उसका जवाब है कि संविधान के हत्यारे हम नहीं, वो हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है? मनोज तिवारी, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। आप कह रहे थे कि दर्शकों को ये बात बहुत गौर से सुननी और समझनी चाहिए। कौन सी बात का जिक्र कर रहे थे आप?
देखिए रूबिका जी, होता क्या है, कोई भी बहस हो और उसमें जाहिर है वो अभी के विपक्ष के लोग वो कहते हैं कि मीडिया विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है। अभी इस डिबेट का जो विषय है संविधान हत्या दिवस, इसमें विपक्ष पर किसने सवाल खड़ा किया है? किसी ने सवाल खड़ा किया क्या? अभी तक नहीं खड़ा किया है। लेकिन विपक्ष अपने ऊपर सवाल लेके लेट जाता है, कहता ना मेरे ऊपर सवाल करो। अब ये कमाल की बात है कि ये जो संविधान हत्या दिवस है, संविधान की हत्या सरकार ने की थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब उस सरकार के एक ऐसे कुकर्म को अगर देश उसको याद रखा तो विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। और अगर ये रोज रोज कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, तब तो उनको और ज्यादा इसके समर्थन में आना चाहिए कि जनता को समझ में आए कि संविधान की हत्या कैसे होती है। ऐसे मोदी सरकार कुछ तो नहीं कर रही है जो काम इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन चूंकि इनको पता है कि इनका सारा कुकर्म, इनकी सारी गलतियां सामने आएंगी, अभी भी जो विपक्ष में रहते हुए ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने आएगा। शायद यही वजह है कि संविधान हत्या दिवस जैसे विषय पर भी इनको याद आता है, विपक्ष पर हमला हो जा रहा है। और आज ही अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी है। आपातकाल में ये संभव था क्या? किसी भी कीमत पर एक और बात कही, एक और बात कही कि ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन अपने विवेक से तय करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना चाहिए, नहीं मोदी जी ने नहीं दी है जमानत। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इसको आप संवैधानिक मामला कैसे बना लेते हैं। जब आप रवि जी, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आप लोगों ने बार बार प्ली दी है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दी है। देखिए सीधी सी बात ये है, मैं सोचता हूं कि ये 10 साल के बाद इनको याद आया कि हमें अभी संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। अरे भाई, कोई गोधरा हत्या दिवस भी याद कर लेते ना मनाने के लिए, और कोई गजट नोटिफिकेशन इस बात का निकाल देते कि 30 लाख नौकरियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाली पद पड़े हुए हैं उन पे युवाओं को भर्ती किया जाए। अभी कल वहां पर गुजरात के अंदर 10 प्राइवेट कंपनी की नौकरियों के लिए 1000 लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे बैठ करके। ये हालत कर दी है देश की आपने। आपको बेरोजगारी की बात नहीं करनी, आपको महंगाई की बात नहीं करनी, आपको मणिपुर की बात नहीं करनी, आपको नीट की बात नहीं करनी, आपको संविधान हत्या दिवस की बात करनी है। अरे कौन युवा चाहता है आज बैठ करके 50 साल पहले क्या हुआ था? अरे आज मेरी दाल रोटी का सवाल है, उसकी बात करो। रवि जी ये बताइए, आपने संविधान का मामला उठाया कि नहीं उठाया? आप संविधान के ऊपर चर्चा करें तो सही, और अगर सरकार की तरफ, भाजपा के 6 नेता संविधान पर 6 नेता बयान दे रहे थे कि जिस तरीके की तानाशाही थोपी गई थी उस पर कुछ करें, तो आपको लगता है कि दिक्कत है? इसीलिए कि हमें संविधान बदलना है। हाँ, तो उसी का जवाब तो दे रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि इसका जवाब है। लेकिन आप नीट की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, है ना? आप बाकी सारे आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब ले लेती आपकी सीटें 303 से 240 जवाब ले लेती है ना। जवाब देने के लिए तो प्रेम शुक्ला को बुलाया गया है ना? आपको तीखे सवाल पूछने, पूछिए। ये रहे प्रेम शुक्ला, आपने जितने भी सवाल पूछे उसका जवाब ले लेती हूँ मैं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे तो इनसे ये पूछना है, इनके 6 नेताओं ने बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे, ये जवाब दे कि नहीं कहा उन्होंने ऐसा? पूछिए इनसे आप। इन्हें 400 सीटें किस लिए चाहिए थी? संविधान बदलने के लिए चाहिए थी 400 सीटें। इसीलिए आज राहुल गांधी संविधान की लाल किताब अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, देश को पढ़वाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि संविधान की आज हत्या हो रही है। दिल्ली सरकार के अधिकार ऑर्डिनेंस ला करके छीने गए, ये संविधान की हत्या है और नहीं तो क्या है? अच्छा ठीक, ये दिल्ली में जो मुख्यमंत्री को जेल में डाल रखा है 4 महीने से, ये संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? सुनिए, आप तो राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अब तो गठबंधन टूट गया है। अब तो गठबंधन टूटा नहीं है, किसने बोला आपको टूट गया? आप लोग तो डिसाइड घर में बैठ के सोचती है क्या? कोई आम आदमी पार्टी का बयान है, ऑफिशियल बयान है, इंडिया ब्लॉक। मैं सुनवा दूं? नेता का बयान छोड़ दीजिए, अभी तो कह रहे थे 4 नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे। बताइए ये बीजेपी का बयान था कि नहीं था? 4 भी नहीं 6। अरे 6 तो आपके यहाँ से अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो वो पूरी पार्टी का बयान नहीं मानेंगे ना? मानेंगे? देखिए, पार्टी का बयान जब आएगा, नेता का बयान पार्टी का नहीं होता है, बस याद रखिए। वही तो आपने कहा, नेता का बयान पार्टी का बयान नहीं होता। हो गया तो
वो 6 नेता जो बोल रहे थे वो पार्टी का बयान नहीं है ना। मगर अगर एक जोड़ के 6 नेता एक ही बयान दे तो फिर हो जाएगा पार्टी का बयान। वो 6 नेता कह रहे थे। आप लोगों का गुणा भागना रवि जी बहुत ही शानदार ये गुणा भाग होता 6 नेता 6 अनंत हेगड़े हमारे जी पर आएगा तो हम सब बदल देंगे, नाम है मेरे पास, संविधान तक बदल देंगे और ये कुछ ना कर पाएंगे तब भी कह देंगे संविधान 400 सीटें चाहिए इसीलिए थी 400। ओके सर, ओके 400 पार। भाई क्यों 400 चाहिए थे आपको? संविधान बदलने के लिए ना प्रेम शुक्ला जी। देखिए अभी आपने रूबिका जी श्रीमान रवि श्रीवास्तव के दो मुहेपन को कितनी खूबसूरती से बेनकाब किया। अरे वाह, ये कह रहे हैं कि लाल संविधान लेकर जो है श्रीमान राहुल गांधी टहल रहे हैं। साहब उसकी लाल पुस्तिका लेकर टहल रहे हैं, उसी संविधान की हत्या करने वाली उनकी दादी के कुकर्म का स्मरण करा देने पे आप लाल पीले हो जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? अरे भाई उन्होंने तो आपको अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपने तो आज तक गुजरात दंगों के लिए माफी भी नहीं मांगी। गुजरात दंगों के लिए आपने आज तक माफी भी नहीं गोधरा मांगी। की बात कर रहे थे ना, उन्होंने तो माफी मांगी थी। अभी गोधरा की आप बात करते, आइए गोधरा हम लोग दिवस मनाते हैं। 54 कारसेवकों की हत्या पर आप भी जो है जिहादियों की तरफ से माफी मांगिए। 54 कारसेवकों के हत्यारे जिहादियों के तलवे चाटने वाले रवि श्रीवास्तव आप माफी मांगिए। गुजरात में आत्महत्या कर ली थी क्या? कर रहे थे ना, आइए गोधरा दिवस मनाइए ना। गोधरा दिवस की बात करिए ना, तो पूछ रहा हूँ मैं। गोधरा दिवस कब मनाने आ रहे हो? कब मनाने आ रहे हो गोधरा दिवस? 54 कारसेवकों के हत्यारे जिहादियों के खिलाफ कब बात करेंगे? बोलिए ना जरा। आप गोधरा दिवस की बात कर रहे थे ना? अरे गोधरा दिवस ना मनाइए ना, गोधरा दिवस तो मनाने तैयार हूँ। आइए भाग रहे इधर उधर भागने लगे। गोधरा दिवस मनाइए ना, वहीं पर है। आप गोधरा दिवस मनाइए। 54 निर्दोष कारसेवकों की हत्या करने वाले जिहादियों के तलवे चाटने वाले सेकुलर विचारधारा के विरुद्ध एक बात बोल दीजिए ना। है हिम्मत, है औकात है आपकी, हिम्मत है आपकी। 54 कारसेवकों की हत्या करने वाले, लश्कर तोयबा का समर्थन करने वाले उसे क्यों भूल जाते हो? वो भी इतिहास का काला धब्बा है। भूल गए वही बात अटल जी ने कहा था, राज दरबार को याद दिला देना चाहता हूँ, और स्पेशली तहसीन पुनावाला सुन रहे ना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वाद है, विवाद है, एक दूसरे पर आरोप है, प्रत्यारोप है। कौन कहता है अघोषित? और क्यों आप ये अंदर फील करने लगते हैं अघोषित? गलत काम किया है तो सामने वाले को जेल में जाना पड़ेगा ना। 1975 जैसा तो नहीं है कि मुझे तहसीन पुनावाला की शक्ल पसंद नहीं आ रही है और मैं प्रधानमंत्री हूँ, चलिए भाई जेल में जाइए। नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। उनको अरविंद केजरीवाल जी पसंद नहीं आते, उनको हेमंत सोरेन जी जो एक ट्राइबल मुख्यमंत्री पसंद है, इसलिए जेल में डालने की कोशिश की। बिल्कुल वैसा ही है। आप इसे कैसे भी डिफेंड करें, यस कोर्ट्स ने कुछ हद में कुछ केसेस में बेल दिया है, इमरजेंसी के वक्त भी कुछ केसेस में बेल दिया था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बेल नहीं मिला। मैं दोबारा से कहता हूँ, जो लीगल हमारा सिस्टम है कि आप बेगुनाह हो जब तक आप गुनहगार साबित नहीं हो सकते। इमरजेंसी में वो टर्न अराउंड हुआ था, आज भी वो टर्न अराउंड है। लेकिन हम आगे की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपने नेशनल इमरजेंसी दिन 10 साल के बाद आपको ये सोचना है, आपको ये मनाना है, इसको सेलिब्रेट करना है, इसको याद करना है, जो भी आपको करना आप कीजिए 10 साल के बाद। 26 मई 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया, उस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिन भी हम मनाते हैं। और जब राहुल गांधी आएंगे मैं उनको कहूंगा इसे बनाइए, क्योंकि जो बेरोजगारी लाई इस देश के अंदर, जो इसकी वजह से देश में तनाव पैदा किया, उसको भी हम मंगाएंगे। बात क्या है, 10 साल के बाद मोदी जी के पास कोई अचीवमेंट नहीं है लोगों के सामने बताने के लिए, इसलिए सिर्फ ध्यान भटकाना है। आज के मुद्दे सिर्फ इतना है, नीट में बच्चों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मुझे इश्करण कह रहे थे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई इमरजेंसी के वक्त, मैं बिल्कुल उन आर्ग्यूमेंट्स को मानता हूँ। इश्करण बहुत अच्छे, इश्करण बहुत अच्छे लॉयर है। कभी भी अगर मैं तकलीफ में होगा, मैं चाहूंगा इश्करण मुझे बचाए। लेकिन राइट टू प्राइवेसी जो मेरा केस था, क्या आर्ग्यूमेंट्स किए थे एसजी और एजी ने, जरा वो आर्ग्यूमेंट्स प्ले कीजिए। कहा राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट ने, सरकार को पूरा अधिकार है आपकी बॉडी को वायलेट करना। ऑन कोर्ट कहा था, आर्टिकल 21 की धज्जियां उड़ाए थे। क्या कहा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 बिल्कुल वायलेट हुआ था इमरजेंसी के वक्त। मैं मानता हूं ये बात को, मैं तो शुरुआत किया कि गलत था। आज देश के वाइस प्रेसिडेंट और जस्टिस गोगोई, जिसको मोदी जी ने नॉमिनेट किया पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते जस्टिस गोगोई कहते हैं एज ए राज्यसभा मेंबर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए।
क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा उस कुर्सी पर बैठते हुए कि पार्लियामेंट इज सुपीरियर टू कोर्ट्स? ये उन्होंने कहा, वर्बैटम कहा, जबकि सबसे सुपीरियर हमारे देश में संविधान है। ये वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिस आर्टिकल 21 के लिए ईश्वरन बात कर रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। क्या कह रहे वाइस प्रेसिडेंट और क्या कह रहे हैं? जवाब दे लूं? ईश्वरन भंडारी जवाब देंगे। पहले इस बात का कि वो फंसे तो आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचाएगी मुझे वो, राइवलरी कुछ भी हो, मैं बिल्कुल बचाऊंगा। उस मैं अपनी तरफ से जो भी तहसीन ने किया हो, क्योंकि तहसीन बहुत चीज़ें करते रहते हैं, अगर उन चीज़ों में फंस जाते हैं तो मैं ज़रूर उनको रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे मित्र हैं वो, पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो। पर यहाँ पे हम अगर बात संविधान की कर लें तो एक बात तहसीन आज पूरा विश्व घूम के आ गए, पूरे मुद्दे घूम के आ गए, पर दो बेसिक बातों पे नहीं आएंगे। पहली बात, डेफिनेशन होती है इमरजेंसी की, आपको बेल नहीं मिलती, और तहसीन गलत कह रहे हैं कि इमरजेंसी में बहुत लोगों को बेल मिल रही थी। पूरा केस ही ये था क्या कोर्ट आपको हीबस कॉर्पस के अंदर बेल दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, पूरा केस ही वो था। प्लीज वो जजमेंट पढ़ लीजिए। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात पे जो बेसिक स्ट्रक्चर पे है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्यों आया रुबिका जी? उस समय तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आया कि आप संविधान को एक लिमिट से आगे नहीं बदल पाएंगे, ये क्यों आना पड़ा? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। कोर्ट को ये क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस रोज संविधान की धज्जियां उड़ाती थी, तो कोर्ट को कहना पड़ा एक लिमिट के आगे आप संविधान को बदल नहीं पाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर बीजेपी पे पाबंदी नहीं आई थी, कांग्रेस सरकारों के ऊपर पाबंदी आई थी। आज हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, हम ये भूल जाते हैं कि वो आया क्यों था। दूसरी बात मैं इसके अंदर डाल देता हूं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द बता रहा हूं, क्योंकि इमरजेंसी में जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर शब्द डाले गए, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब भी प्रपोजल आया था। और सिर्फ एक लाइन बोलूंगा बाबा साहब अंबेडकर की, जब उन्होंने मना किया इसको, ये कहा कि ये मैं संविधान में नहीं डालूंगा, बिकॉज लेइंग इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। रुबिका जी, आज सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, मार्केट फोर्सेस हो, वेलफेयर हो, हाईवे बनाए, ये तो हम जो जनता वोट कर रहे हैं पार्टी को डिसाइड करेंगे ना। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर समझते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में नहीं डाला, पर इमरजेंसी के अंदर डाल दिया गया। उनके शब्द से ये करने से डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। लेकिन ये काला दिवस तो था ना रवि जी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कुछ और बयान आ रहे हैं, फिर मैं प्ले करूंगी। काला दिवस था ना 25 जून? मैंने कभी नहीं कहा कि इमरजेंसी कोई अच्छी चीज थी। इमरजेंसी गलत थी और हर एक ने उसका विरोध किया था, और कांग्रेस ने उसके लिए एक बार नहीं कई बार माफी भी मांगी थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि दो गलत एक सही हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा ही करेंगे। ये उल्टे रास्ते से कर रहे हैं रवि जी। उन्होंने ये सरकार उल्टे रास्ते से लागू नहीं इमरजेंसी ला रही है। किसी ने इमरजेंसी लागू नहीं की है। मैं कह रही हूँ काला दिवस था कि नहीं, तो आप कह रहे हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं थी, और इस पर तो बाकियों ने माफी। आपके मुंह से ये तक नहीं निकल पा रहा है कि ये भयावह काला इतिहास का पन्ना था, ये तक नहीं बोल पा रहे हैं। तो अघोषित इमरजेंसी तो आप पर लागू है ना सर? अगर वो काला दिवस था, मगर वो क्यों करते हैं आप? तभी भी काला दिवस होगा। अगर वो मगर वो क्या होता है? हुआ तभी भी काला दिवस मतलब होगा। आज 1975 में जो कुछ हुआ है वो आज आप भी काला दिवस बोलने में भी कतरा रहे हैं। तो असल घोषित काला दिवस क्या लागू है सर? हर्षवर्धन त्रिपाठी, काला दिवस क्या है? मैं तो ये काला दिवस पूछना चाहता हूँ। 10 साल बाद याद आया कि वो काला दिवस था। प्रेम शुक्ला जी 10 साल तक का सोते रहे, क्योंकि आज सरकार को आप ना समझ है तो आप इसे आज काला दिवस क्या देंगे? करना पड़ा, इतने कठोर हो जाएंगे मैनेजमेंट कर कि आज ये काला दिवस मैं घोषित करता हूँ, और इतनी बड़ी चीज हो जाती है, और आप लोग कहते हैं ना ना ये तो बड़ी हल्की सी चीज थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए रुबिका जी, असली मुश्किल यही है। ठीक है, तहसीन कहें तो समझ में आता है, वो कांग्रेस के समर्थक हैं, ईश्वर करे जल्दी से वो कांग्रेस में बड़े पद पर जाएं। लेकिन रवि जी भी बोल रहे हैं, अरे भाई आप क्यों अपने माथे पर उस कलंक को ले रहे हैं? उसको तो हर कोई उतार देना चाहता है ना, उस कलंक को क्यों लेकर ढो रहे हैं? और ढेर सारे, रवि जी को छोड़ दें क्योंकि ये तो अभी मतलब एक तय समय से अभी राजनीतिक दल को समर्थन करने लगे हैं। जो राजनीतिक दल उस वक्त थे कांग्रेस के अलावा, वो सारे समाजवादी अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के साथ हैं, वो सब तो उसके भुक्तभोगी हैं। आज जो लालू यादव की बेटी मीसा है, वो उसका जीता जागता प्रमाण है।
और उसके हर्षवर्धन बावजूद जी, अगर इस मेरे चीज पास को लेकर इस तरह से चर्चा हो रही तो बताइए, आश्चर्यजनक है। आज बड़ा कोइंसिडेंट हो गया कि आप ही के समय में ऐसा हुआ कि मुझे एक बार कहीं और जाना पड़ा और इस वक्त मुझे ब्रेक लेना पड़ा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।